कि जी आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ओडीआर है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट, उसकी अपील कैसे की जाती है, उसको देखा कैसे जाता है और किस तरह से रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसकी अपील सबमिशन के बाद रीइंस्टेटमेंट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्टली आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि ओडीआर बेसिकली होता क्या है और इसके ऊपर किस तरह से आपने देखना होता है चीज़ों को। और ये जो अकाउंट हेल्थ होती है ये जस्ट सेलर फुलफिलमेंट के लिए होती है। लाइक अगर आप एफबीएम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उस केस में ओडीआर सिर्फ होता है और इसके अलावा ओडीआर लाइक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, अगर एफबीए करते हैं तो अकाउंट हेल्थ इज नॉट एन इशू फॉर अस। ठीक है, वो अमेजोन उसे खुद से हैंडल करता है सारी चीजों को। अच्छा जी, ओडीआर को फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट बेसिकली की मैयर होती है एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। कि अगर एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा है तो आपका ओडीआर मेंटेन रहेगा। ओडीआर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स को विद वन और मोर इंडिकेटर ऑफ पुअर कस्टमर सर्विस ड्यूरिंग 60 डेज टाइम पीरियड। यानी कि 60 डेज में एक परसेंटेज निकालता है अमेजोन, जिसमें आप समझो कि कस्टमर की जो पुअर सर्विस हमने प्रोवाइड की होती है उसकी परसेंटेज को शो कर रहा होता है। यानी कि इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जो पुअर सर्विस वाले ऑर्डर्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से हम ओडीआर को जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओडीआर के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें नेगेटिव फीडबैक आता है, ए टू जी गारंटी क्लेम्स आते हैं एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक आता है। ठीक है, अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अमेजोन ने एक हमें थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि आपका जो ओडीआर है वो 1% के अंडर होना चाहिए और जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है अगर 1% से अबव होगा तो या तो आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाएंगी जिसमें सेलर फुलफिल्ड ऑफर यानी कि एफबीएम आपका बंद हो जाएगा, या फिर पूरा ही अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, सेलिंग प्रिविलेजेस बंद होने में पूरा अकाउंट बंद हो सकता है या फिर सस्पेंशन ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स है, यानी कि एफबीएम की ऑफर्स यानी कि आप अलाउ नहीं होगी आपके लिए। अब इन तीनों चारों चीजों को हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रेट क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं दैट हैव रिसीव्ड नेगेटिव फीडबैक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द रेलेवेंट पीरियड। अब देखो, अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक देता है आपके अकाउंट पर उसकी वजह से ओडीआर इफेक्ट होता है और ओडीआर इफेक्ट होने की वजह से मतलब दो तरह के केसेस हो सकते हैं। या तो आपकी सेलर फुलफिलमेंट बंद होगी, अगर सेलर फुलफिलमेंट बंद ना हुई तो फिर क्या होगा, पूरा अकाउंट भी बंद हो सकता है। ये मैं आपको पूरा अकाउंट एक बंद है ओडीआर की वजह से ही और नेगेटिव फीडबैक की वजह से बंद हुआ था, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, अब ये जो मैट्रिसेस हैं ये ऑर्डर को रिलेटेड होते हैं और इसमें हम बेसिकली जो डेज होते हैं वो हम अकाउंट पर देख लेंगे कि ऑलमोस्ट 60 डेज का और 30 डेज का सिनेरियो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर कोई भी कस्टमर की तरफ से आपको नेगेटिव फीडबैक रिसीव होता है, we recommend that you try to identify what caused the negative experience। कि क्या वजह बनी थी जिस वजह से उस कस्टमर का नेगेटिव एक्सपीरियंस आया है। और फिर आपने क्या करना है, यूज द फीडबैक मैनेजर। आप फीडबैक मैनेजर में जाओगे जो कि परफॉर्मेंस टैब में होती है और आपने रीसेंट फीडबैक के टेबल को देखना है, फिर कस्टमर को कांटेक्ट करना है अंडर द एक्शन कॉलम और ऑर्डर आईडी। फिर आपने क्या करना है, यूज द बायर सेलर मैसेजिंग टेम्पलेट। आपने वो टेम्पलेट यूज करना है। आप ईमेल टेम्पलेट यहाँ से क्लिक करके वो भी देख सकते हो कि जो मैसेजिंग का टेम्पलेट है वो किस तरह का होना चाहिए। उसको भी हम देख लेते हैं कि एक रिस्पॉन्स टेम्पलेट होता है जो ऑलरेडी अमेजोन की तरफ से क्रिएटेड होता है। ठीक है, उसमें हमें जस्ट उस टेम्पलेट पे क्लिक करना पड़ता है तो वो साथ ही मैसेज जो है वो उस पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखें, क्लिक मैसेजेस और फिर मैनेज ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, क्रिएट टेम्पलेट बटन और फिर टेम्पलेट नेम पर और फिर टेम्पलेट टेक्स्ट पे। ठीक है, और फिर आप जो है वो टैग्स जो भी उस टेम्पलेट से रिलेटेड है उसको सिलेक्ट कर लोगे, कस्टमाइज करके उससे सेव भी कर सकते हो। आप रिस्पॉन्स टेम्पलेट खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जी, फॉलो दी स्टेप्स टू यूज अ रिस्पॉन्स टेम्पलेट। आप इसको यूज कर सकते हो। एडिट और डिलीट टेम्पलेट का भी ऑप्शन आता है, लेकिन टेम्पलेट्स की अभी हमें जरूरत नहीं है।
क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए, अगर आप बिलीव करते हो कि एक बायर ने इनकरेक्ट फीडबैक सबमिट करवाया है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है, तो आप रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट पुट कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में कभी भी ये डिसीजन पे अपील नहीं करनी है आपने। जो कस्टमर ने फीडबैक दे दिया उस पर अपील नहीं करनी। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, गो टू फीडबैक मैनेजर, फिर जो भी रिसेंट फीडबैक आया होगा उसमें ऑर्डर आईडी पर क्लिक करो और वहां पर फीडबैक रिमूवल की रिक्वेस्ट होती है, उसको आप एक्शन बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर बायर जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक, इट इज नॉट काउंटेड एज द पार्ट ऑफ ओडीआर। फिर ये आपका ओडीआर जो है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और 48 आवर्स तक वो रिमूव हो जाएगा। आपके अकाउंट से ओडीआर जो इंक्रीज हुआ है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम ए टू जी गारंटी क्लेम की तरफ। हाँ अब मैम, जी आपने कहा जी, कि ड्रॉप शिपिंग में अपील नहीं करनी है, ऐसा क्यों? सॉरी। आपने कहा ना कि अगर ड्रॉप शिपिंग है तो फिर अपील नहीं करनी है, मैं फीडबैक पे पहले सही हो या गलत हो। जी बिल्कुल। उसकी ऐसा रीजन क्यों ये है? है कि अगर हम अगर गलत हो तो फिर? कन्विंस करेंगे ना, तो हो सकता है वो पैकेजिंग का या कोई भी इशू या कुछ भी वो बता दे, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बस रिफंड करें। एक रिक्वेस्ट सिर्फ सेंड कर सकते हैं आप, वो भी कांटेक्ट में जाकर। वो भी अपील नहीं अच्छा, करनी, कांटेक्ट करना है आपने। मतलब सही ठीक है, तो उसको वहां पर आप जाकर मैसेज करें कि मतलब रिमूव कर दें ये वाला फीडबैक, ठीक है। सही। अब ए टू जी ठीक गारंटी है। क्लेम क्या है? ए टू सी गारंटी क्लेम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपको कोई भी अपना इशू कहता है कि मुझे प्रोडक्ट टूटी मिली या प्रोडक्ट मिली नहीं या कुछ भी इशू कहता है, वो आपसे रिफंड मांगता है और आप उसे अगर रिफंड नहीं देते, तो क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद अमेजोन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्शन करता है, क्योंकि वो ए टू जी गारंटी क्लेम फाइल कर देता है कस्टमर। और जब कस्टमर फाइल करेगा तो उस टाइम पे फिर ऑर्डर जो है वो, उसकी पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगी और उस कस्टमर तक चली जाएगी और आपका ओडीआर भी इम्पैक्टेड होगा, ठीक है। अब देखो, ये टाइप्स होती हैं क्लेम्स की भी। अब इसको हम देख लेते हैं। क्लेम दैट आर गारंटीड टू बायर एंड फॉर विच amazon determines that you were at fault, ठीक है। कि आपने ग्रांट डेट ग्रांटेड टू द बायर, क्लेम ने जो है, क्लेम बायर ने जो है वो ग्रांट किया है और अमेजोन ने फाइंड किया है कि आप फॉल्ट पर हो। उस केस में अमेजोन क्या करेगा कि आपके बायर को जो है वो रिफंड कर देगा। अब क्लेम फॉर विच यू और अमेजोन ऑर्डर कैंसिल द ऑर्डर। अब अगर उस तरह का केस है जिसमें आपने या अमेजोन ने अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो उसमें भी क्लेम आ सकता है। इसके अलावा क्लेम्स दैट आर पेंडिंग अ डिसीजन ऑन अपील। अब अगर कोई डिसीजन है अपील पर और उसमें पेंडिंग कोई भी डिसीजन जा रहा है, तो फिर क्लेम वो कर सकता है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी क्लेम्स हैं जिसमें ओडीआर आपका इम्पैक्ट नहीं होगा? अगर अमेजोन देखेगा कि आप फॉल्ट पर नहीं हो, अमेजोन क्लेम नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्लेम दैट आर डिनाइड टू बायर। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बायर क्लेम करके और फिर उसे डिनाई कर देता है, ठीक है। क्लेम दैट वर विड्रॉन बाय बायर। अगर अमेजोन नहीं, बायर ने अगर मतलब समझे कि क्लेम किया और बाद में उसे विड्रॉ कर लिया है, तो ये भी ए टू जी गारंटी क्लेम का मतलब, इससे कोई ओडीआर पे इफेक्ट नहीं होता। claim that fall A to Z claims process for property damage and personal injury। अगर कोई भी इंजरी होती है उसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से भी अमेजोन आपके ओडीआर को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता ओडीआर। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए फिर इशू होता है, अगर सेक्शन 3 साथ में लग जाए। अगर सेक्शन 3 नहीं लगी और सिर्फ आपकी ओडीआर का इशू आया है, तो आप इसका प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ फोन पर भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। वो फिर मैं अभी लेटर ऑन आपके साथ डिस्कशन करती हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक रेट। क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक रेट जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है परसेंटेज is the number of orders that have received a credit card chargeback divided by number of order in relevant period। यानी कि देखो, अगर एक पर्सन ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है
और वो बैंक में डिस्प्यूट डाल देता है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक अमेजोन को कहेगा, अमेजोन आपके अकाउंट से पैसे काटेगा और उसे वापस कर देगा। इसे चार्ज बैक क्लेम कहते हैं। अगर जितना ज्यादा होगा चार्ज बैक, उतना ऑब्वियसली आपका ओडीआर इफेक्ट होगा। अब पॉसिबल प्रॉब्लम दैट माइट इंक्लूड, बायर क्लेम करता है कि उसे आइटम रिसीव भी नहीं हुई, या बायर ने रिटर्न की है आइटम लेकिन उसे रिफंड रिसीव नहीं हुआ, या फिर बायर कहता है कि उसे रिसीव ही डैमेज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुई है। इन सब केसेस में वो चार्जबैक अपने क्रेडिट कार्ड बैंक को डिस्प्यूट डालकर कर सकता है, ठीक है। जब एक बायर डिस्प्यूट करेगा एक परचेज के लिए जो उसने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है, तो वो उसकी चार्जबैक रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है। और उसको फ्रॉड या सर्विस फ्रॉडलेंट में उसको एंटर करेगा। अब फ्रॉड चार्जबैक का मतलब ये होता है कि बायर क्लेम कर रहे हैं कि नॉट टू हैव मेड द परचेज एट ऑल, कि उसने परचेज ही नहीं की, ठीक है। और दूसरी होती है सर्विस चार्जबैक। सर्विस चार्जबैक का मतलब ये होता है कि बायर ने एक्नॉलेज किया कि उसने परचेज की है, लेकिन उसको जो भी क्रेडिट कार्ड उसने यूज किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड है कंपनी उसने डिसाइड किया है बायर की फेवर में, और इट विल काउंट अगेंस्ट योर ओडीआर। ऑब्वियसली इसमें ओडीआर जो है वो आपका काउंट होगा। अब ओडीआर देखने के लिए ओडीआर रिपोर्ट भी डाउनलोड की जा सकती है। उसके लिए आपने क्या करना है, गो टू अकाउंट हेल्थ अंडर द परफॉर्मेंस टैब, और फिर वहां पर जाकर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को देखें, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें, ओडीआर की टैब आएगी उसमें से रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये तो ओडीआर के 3 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ओडीआर की सस्पेंशन किस तरह से होती है, अकाउंट्स कैसे होते हैं। अब एक अकाउंट मेरे पास है जिसमें ओडीआर की भी हाफ पर सेक्शन 3 लगा है, और नेगेटिव फीडबैक उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपके साथ अकाउंट शेयर करती हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ। जी, अब मैंने ये अकाउंट एक ओपन किया है, ठीक है। इस अकाउंट में जो इशू था, पहले तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि इस अकाउंट में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 3-4 दिन पहले जो है वो इसकी फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन रिमूव करवाई गई थी। और मतलब ये कि अभी सिर्फ 4-5 ऑर्डर लिए हैं, और उसमें से एक कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आ गया, जिसकी वजह से 50% पे ओडीआर चला गया और अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए काफी सारे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस इसके अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो री स्टेटमेंट मैंने करवाई थी फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की इसकी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। यहाँ मैम पर इस पे फर्स्ट ड्रॉपशिपिंग वायलेशन कब लगी थी? किस मंथ में लगी थी? सॉरी, मैम इसमें जो ड्रॉपशिपिंग वायलेशन थी वो किस मंथ पे लगी थी? मुझे समझ नहीं आई, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायलेशन कब लगी थी इस अकाउंट पे? कब लगी थी? वो पहले की लगी हुई थी कहीं, तो उन्होंने मुझे अकाउंट जो है वो दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कब की लगी हुई थी। उन्होंने इसको ना उस पर किया हुआ था, वेकेशन मोड पर लगाया हुआ था, और इसकी वो पहले से थी मतलब बंद हुई हुई। हाँ, यही लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये है 28 फरवरी को, ठीक है। और फर्स्ट अपील पर ही ये विद इन 24 आवर्स री हो गया था। अब उसके बाद देखिए अकाउंट जब यूज करना स्टार्ट किया वो 5 जुलाई को स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखें ये 5 जुलाई को ही सबमिशन हुई है, और सेम डे पर ही वो उन्होंने कह दिया कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। लेकिन अब फर्दर अगर आप देखें ना, तो जैसे ही उन्हें अकाउंट वापस दिया है, तो फौरी तौर पे दोबारा उसमें जो है वो उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग करना स्टार्ट की है। वी आर रिव्यूइंग योर अकाउंट, फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू यू ड्यूरिंग रिव्यू बट स्टे इन योर अकाउंट, प्लीज कंटिन्यू टू शिप योर ऑर्डर एंड ओनली लिस्ट आइटम दैट यू कैन शिप बाय द एक्सपेक्टेड डेट शिप, क्योंकि आपकी करंट सेल वॉल्यूम जो है वो बायर फीडबैक से एस्टेब्लिश नहीं हो रही, ठीक है। ये प्रॉब्लम हुई 5 अगस्त को, और 7 अगस्त को उन्होंने कहा ये वैसे ही एक लिस्टिंग जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई। उसके बाद 12 अगस्त को जो है ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, सेक्शन 3
ड्यू टू योर वायलेशन ऑफ अमेजोन सेलर और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, इसकी वजह से। अच्छा, अब मैं बैक जाती हूँ। अब मैं आपको इसका वो बताती हूँ। ये देखो, मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, शिप्ड ऑर्डर्स पर जाएंगे। जब उन्होंने सेलिंग उठाई है ना, ये 5 रिफंड इकट्ठे आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन पांचों की वजह से अकाउंट उड़ा है इनका। जितने ऑर्डर लिए सबके रिफंड, क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी। और उनका जो वीए था उसको ऑब्वियसली समझ नहीं आई है, जो भी है। उसके बाद फिर एक फीडबैक आया। अब फीडबैक भी बिजनेस कस्टमर का आया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये फीडबैक है, 6 अगस्त को ये आया है। ठीक है, आई गोट अ मैसेज इन Amazon ऐप saying that my package was delivered. I got nothing. So please people do not order from this seller. They are not reliable. And thanks to them, I did not go camping and even I lost my money on my reservation for camping. Thank you, word on time, you nail it. ठीक है, ये उसने मतलब नेगेटिव फीडबैक दिया, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो फौरी तौर पे डीएक्टिवेट हो गया। तो इसमें मैं अकाउंट की हेल्थ दिखाती हूँ दोबारा से। अब ये अकाउंट की हेल्थ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो 50% पर इसका इस वक्त है, क्योंकि एक ही 2 ऑर्डर थे, 2 में से एक का ओडीआर जो है वो खराब था नेगेटिव फीडबैक की वजह से। अब ये चीज है, अभी हमने इसकी सबमिशन नहीं की। अब ये सबमिशन के लिए दोबारा हमारे पास आया है। सो यहाँ पर देखें, वॉइस ऑफ कस्टमर देख लें। इस पे मैम सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में लगा है। जी, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट प्लस ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन प्लस इसके साथ असल में सारा इम्पैक्ट इसका ओडीआर की वजह से आया, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आया ना, और बड़ा सवेयर किस्म का फीडबैक आया। और पहले ये रिसेंटली न्यूली जो है वो ड्रॉप शिपिंग से बाहर निकला था, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन से। तो फौरी तौर पे इसके ऊपर इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब मैं ने आपको शेयर किया इसका प्लान ऑफ एक्शन ग्रुप में। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इसका प्लान ऑफ एक्शन है वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है। और मतलब अगर सिंपल ओडीआर होता ना इसमें सस्पेंशन, तो ओडीआर की मैंने आपको अपील सेंड की है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो अकाउंट आपको दिखाया है, ये मैं सिर्फ ओडीआर आपको दिखाना चाह रही थी कि ओडीआर की इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर कुछ केसेस में सिर्फ ओडीआर कम ज्यादा हो रहा है लेकिन ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही, तो उस केस में जो अकाउंट होता है उसकी अपील सिंपल जो मैंने आपको सेंड की है वो होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये जिस तरह सेक्शन 3 लग गया तो इसकी तो सेक्शन 3 के हिसाब से डीलिंग होगी। ठीक है, अब ओडीआर जो है, अगर सिंपल ओडीआर हमारे पास होता और उसकी सस्पेंशन आ रही होती, या फिर वो कहते कि आपका ओडीआर जो है फलां रेंज से जो है वो अबव जा रहा है, तो उस केस में फिर आपको फोन पर भी अपील सबमिट करवाई जा सकती है, प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर फोन पे नहीं तो रिटर्न भी सबमिट करवाया जा सकता है। अब आप उसमें बताओगे परफॉर्मेंस टीम को कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा अकाउंट नेम लिखिएगा कि वो सस्पेंड हो गया ड्यू टू हाई ओडीआर। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि A to Z गारंटी क्लेम है, ये नेगेटिव फीडबैक है, या फिर चार्ज बैक है, जिसकी वजह से भी हुआ है। अब आपने बताना है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डिफेक्ट रेट है वो मेनली हमें A to Z गारंटी क्लेम या नेगेटिव फीडबैक की तरफ लेकर जा रहा होता है, और हमने केयरफुली रीड कर लिया है A to Z क्लेम्स को, कस्टमर फीडबैक को। और अब आप रूट कॉज लिखोगे कि रूट कॉज में आप बताओगे कि हमने किस तरह से मतलब जो हमारा ऑब्वियसली हम अमेजोन की परफॉर्मेंस टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे थे, और हमारा जो कस्टमर है, आपने पूरा इसमें ना सीन क्रिएट करना है। यहाँ पर तो सिर्फ रूट कॉजेस के जस्ट मेन मेन पॉइंट ऐसे लिस्ट हैं, आपने इसको थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करना है, और इसमें लिखना है आपने कि क्या सरकमस्टेंसेस थे जिसकी बुनियाद पर आपको रिफंड करने पड़े, कौन से सरकमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंची, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट टूटी हुई मिली, डैमेज मिली, और क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पर कस्टमर ने आपको चार्ज बैक किया या A to Z गारंटी क्लेम किया। ठीक है, उसके बाद आप
पैकेजिंग को इसमें देखोगे, इसमें शिपिंग को देखोगे, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आती हैं। उसके बाद जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें आप बताओगे कि मैंने जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन और हर चीज को देख लिया है, मैंने सारी इन्वेंट्री को देख लिया है, उसके जितने भी आइडेंटिकल एसेंस हैं जिसमें मतलब मेक श्योर किया है कि जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो शिपिंग है उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे। फिर आप जो बायर का पॉजिटिव फीडबैक गेन करने के लिए आप ने क्या मतलब स्ट्रेटेजी यूज की है, एक्सटर्नल पैकेजिंग का आपने क्या किया है, सीलिंग का क्या किया ताकि प्रोडक्ट टूटे ना, ये शिपिंग लेबल्स आप किस तरह से जनरेट करवाओगे, आउटबाउंड लेबल्स को आप किस तरह से देखोगे जिसमें कैटेगरी लेबल्स होंगे, और उसके अलावा आप बताओगे कि हमने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग में आएंगी हम उसी के ऊपर सिर्फ भरोसा नहीं करेंगे, हम उसको दोबारा से अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे ताकि इस तरह के इश्यूज ना आए। और जैसा कि अब इस तरह के केस में प्रोडक्ट मिली नहीं तो फिर आप लॉजिस्टिक की बात करोगे कि हम लॉजिस्टिक अपनी चेंज कर रहे हैं ताकि हम इस तरह की लॉजिस्टिक पे वर्किंग कर सकें, जैसे फेडेक्स है या यूएसपीएस है, ये हमारी प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सर्विसेज ये वाली, तो हम इनके साथ जो है वो वर्क करेंगे। फिर जेनेरिक पैकेजिंग की बजाय हम सेफ ट्रांजिट और सेफ डिलीवरी के लिए जो है वो पैकेजिंग अच्छी यूज करेंगे, बबल रैप का यूज करेंगे, डबल बॉक्स यूज करेंगे अगर आइटम का वेट 13.5 kg से ज्यादा है, और अगर फ्रेजाइल आइटम्स हैं तो हम उसका लेबल लगाएंगे। फिर प्रोडक्ट कंप्लीशन आप बताओगे कि हमने उसको क्या स्टेप्स लिए हैं कि फर्दर इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, तो आप बता दोगे कि हमने कोरियर सर्विस चेंज की है, शिपिंग चेंज की है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में रखे हैं, हमने पूरी अटेंशन दी है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट पर, पूरे पार्ट्स को चेक करने पर, कस्टमर फीडबैक्स पर, कंप्लेंट्स पर, नोटिफिकेशंस पर, रिव्यूज पर, रिस्पॉन्सेज पर। ठीक है, फिर आप उसके बाद बताओगे कि हमने ये तमाम जितने भी स्टेप्स हैं इनको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया है और अब हम दोबारा से कस्टमर की कंप्लेन आने नहीं देंगे। ठीक है, और फिर आप बताओगे कि हम अपना जो है वो लेवल ऑफ बेस्ट ऑब्वियसली कर रहे हैं ताकि हम ओडीआर को मेंटेन कर सकें, और फिर आप उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन बताओगे, और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा जो सेलिंग अकाउंट है उसको काइंडली आप जो है वो रीइंस्टेट करते हैं। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं फर्दर जो है आपसे डिस्कशन अभी करती हूँ। भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो मुझसे पूछ लें। जी, क्वेश्चंस को काइंडली क्लियर कीजिएगा। मैम आप अक्सर कहते हैं फ़ोन कॉल पे अपील सबमिट करवाने का। मैंने काफ़ी बार कोशिश की है लेकिन मतलब सॉरी। कोई आप अक्सर कहते हैं ना फ़ोन कॉल पे ही मतलब अपील सबमिट करवा सकते हैं आप। हम्म। लेकिन मैंने काफ़ी बार कोशिश की है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये वो आगे से ये रिस्पॉन्स देते हैं कि ये सेलर परफॉर्मेंस टीम का काम है, हमारा नहीं है। नहीं, सेलर परफॉर्मेंस टीम का क्या काम है? अपील सबमिट करना या हम्म। अकाउंट को रीइंस्टेट करना ये तो सेलर परफॉर्मेंस टीम का काम है ना। नहीं नहीं नहीं, जिसमें ये मतलब होती है ना जो छोटी वायलेशंस, इनकी फोन पर भी कम्युनिकेशन हो जाती है, जैसे ड्रॉप फॉर शिपिंग एग्जांपल पॉलिसी वायलेशन, फर्स्ट वायलेशन अगर हो तो उसमें अगर 72 आवर्स का टाइम हो, अभी डीएक्टिवेट ना ठीक हुआ है, हो, आपको पहले ही टाइम मिल गया हो, तो उस वार्निंग आ टाइम गई। ड्यूरेशन में आपने कॉल करनी होती है। जब डीएक्टिवेट हो जाते हैं ना उस टाइम पे फिर वो नहीं बात कर सकते, हम उस पर कॉल पर नहीं प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवा सकते। और अगर आप उसको देखो ना ओडीआर को, तो ओडीआर में भी आपको टाइम मिल रहा होता है 48 आवर्स का। अगर आप विद इन 48 आवर्स अपने इशू को कम्युनिकेट कर लो तो ठीक है, अगर डीएक्टिवेट हो जाए तो फिर रिटर्न ही प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ता है आपको। ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लॉक्ड अकाउंट के हवाले से। जी जी। आप प्लीज मुझे उसके बारे में दोबारा गाइड कर सकती हैं क्योंकि कोई भी ईमेल नहीं आई लेकिन अकाउंट लॉक हो गया है टेम्परेरली। कौन सा क्वेश्चन? ये मैंने कल एक पूछा था ग्रुप में, आपने आप रिप्लाई भी दिया क्वेश्चन रिपीट कर दो ना, मुझे अब इस तरह तो नहीं याद, वो हजारों लोग क्वेश्चन पूछते हैं डेली बेसिस पर। कि इस तरह था कि एक अकाउंट लॉक हो गया है ना, तो जब भी लॉगिन करते हैं तो वो कहते हैं इट हैज बीन लॉक्ड टेम्परेरली। इसका मैंने इतना डिटेल मैसेज तो आपको सेंड किया था।
उसमें मुझे जरा प्रॉब्लम आई है ना, वो हेल्प सेक्शन में जाके, जरा अगर आप दोबारा से गाइड कर दें। उसमें आप जस्ट क्या करोगे कि जो भी अकाउंट आपको इस तरह से मिला हुआ है ना, जो लॉग है, उसमें आप जी जब लॉग इन करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर नीचे एक हेल्प का बटन आ रहा होता है, जी। जिसमें फॉरगेट पासवर्ड या हेल्प का बटन एक आ रहा होता है। उस हेल्प के बटन को आपने क्लिक करना है, और वहां पर जाकर फिर आपने जो है वो उनसे लाइक आपने कोशिश करनी है कम्युनिकेट करने की कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, तो उसे हम लॉग इन नहीं कर पा रहे। इसकी काफी सारी लॉक होने की रीजंस होती हैं। जब हम अलग अलग आईपीज पे जाके अकाउंट को ओपन कर रहे होते हैं, अलग अलग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अमेजोन आपके अकाउंट को लॉक कर देता है। या फिर कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके अकाउंट पे, सस्पिशियस एक्टिविटी हुई होती है, या कोई और पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उस केस में अमेजोन आपके अकाउंट को लॉक कर देता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ भी वो नहीं मिलेगा, लाइक अकाउंट खुलेगा ही नहीं। तो उसके लिए ये है कि जब आप लॉग इन करने की कोशिश करते हो, तो उसके नीचे एक हेल्प का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करें और आप फिर उनसे वहां पर रिक्वेस्ट करें कि हम अपने अकाउंट को जो है वो लॉग इन नहीं कर पा रहे। फिर वो एक ईमेल, वो मतलब प्राइमरी ईमेल आपसे पूछेंगे, वो आप दीजिएगा। फिर उस ईमेल पे वो एक लिंक डालेंगे, फिर उस ईमेल पे आपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो मतलब करनी है, क्लिक करनी है। तो उसमें आपने कॉल भी कर सकते हो। फोन नंबर मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए थे कि अगर आप इनसाइड यूएस आपका अकाउंट है या आउटसाइड यूएस है, तो मतलब उस हिसाब से आपने ये नंबर डायल करना है। और फिर आपने जो है वो जो भी आप से मशीन ऑब्वियसली पूछेगी, अकाउंट टाइप कौन सा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, फिर वो प्राइमरी ईमेल, ये वो सारा कुछ वो पूछेंगे, तो फिर आप जो है वो इंफॉर्मेशन दोगे तो कम से कम लॉग इन होना शुरू हो जाएगा अकाउंट। ठीक है मैम। जी। मैम अगर हमने डिस्बर्समेंट करवानी हो, अगर कोई अकाउंट री इंस्टेट ना हो रहा हो, तो हम्म। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे? जी, डिसबर्समेंट के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब पांच, चार या पांच चीजें होती हैं जो कि अमेजोन आपसे मांगता है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में आपके अकाउंट ने वॉयलेशन की, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस के रजिस्टर्ड एजेंट का क्या नाम है, जिसने रजिस्टर्ड, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है। उसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर किसने किया था, किस पार्टी ने किया था, वो बंदे का नाम चाहिए होता है। उसके बाद नेम ऑफ द पार्टी ऑपरेटिंग द अकाउंट, जो बंदा अकाउंट आपका ऑपरेट कर रहा है उसका नाम चाहिए, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस चाहिए जहां से आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेट हो रहा था, और डेट भी चाहिए होगी। ठीक है। ये डिसबर्समेंट की अपील के ये पार्ट्स हैं, ये आपने एंटर करने होते हैं, देने होते हैं, फिर जाकर वो अमेजोन इन ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी होगी तो रिव्यू में एटलीस्ट उसे ले जाएगा। ठीक है। और सेक्शन थ्री के ये जो आजकल केसेस आ रहे हैं जिसमें डिस्बर्समेंट सुना है कि नहीं हो रही, तो इनका कोई सोल्यूशन है अमेजोन से, या मतलब इनका अगर वो सोल्यूशन बस यही है कि अकाउंट रीइंस्टेट करवाएं, उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अकाउंट जब तक रीएक्टिवेट नहीं होगा तब तक अगला फंड्स ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि फंड्स डालेंगे फिर बाद में रिजेक्शन हो गई तो अच्छी खासी अमाउंट आपकी वो अमेजोन फिर होल्ड कर लेता है परमानेंट। फिर आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते और उसको मतलब नहीं आप कर सकते। ठीक है। अ, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो देख रहा था, मैं जो चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, कि अगर वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में डाल दें तो उसका वो सोल्यूशन बता रहे थे कि हमें एक एफिडेविट सबमिट करवाना होता है अमेजोन को, हम्म। कि कोई भी कंपनी जो है वो 90 डेज से ज़्यादा दूसरी कंपनी के फंड्स होल्ड नहीं कर सकती। उसमें हम्म। हमें ये लिखना होता है कि फ्यूचर में कोई मतलब आपको जिस तरह चार्ज क्लेम आ जाए कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है किसी कस्टमर को की तरफ से वो अमेजोन हम को, नहीं कर तो सकते। अगर तो यूएस रेजिडेंट बंदा है ना, तो वो तो अपने पैसे निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो लॉयर करता है और उनकी एक कंज्यूमर कोर्ट होती है, वहां पर ये वाले केसेस जो हैं वो हैंडल होते हैं। और वो उनके थ्रू ये वाले एफिडेविट वगैरह जमा करा के
जो यूएस रेजिडेंट हैं सिर्फ वो ये क्लेम कर सकते हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान से हमने अगर बैठकर अपने इंफॉर्मेशन पे, अपनी इंफॉर्मेशन पे हमने एलएलसी बनाई है वहां पर, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू अगर सो मच। यूएस रेजिडेंट ग्रीन कार्ड होल्डर जो पर्सन हो, उसके इंफॉर्मेशन पे अगर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, फिर हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और वो भी हम नहीं करेंगे, वो लॉयर करेगा, उनकी कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है फिजिकली। ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन आपका? नो मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, मैं बस आपको कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो बता देती हूँ कि हमारे अब लाइक कितने टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से कल हमारा लास्ट हो जाएगा, एक ही टॉपिक इसमें से मिसिंग है जो रह गया है। तो इंशाल्लाह बाकी फिर ये है कि आप कुछ जो भी इश्यूज आएंगे वो आप ग्रुप में शेयर करते जाइएगा, हम आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोर्स आउटलाइन थी उसके मुताबिक हमारे क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, ओडीआर का था ए टू जी, गारंटी क्लेम, चार्जबैक और नेगेटिव फीडबैक, ये मैंने आज आपको बता दिया है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, पेटेंट और काउंटरफिट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स को भी देखा है और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के केसेस भी देखे हैं। इसके अलावा अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन के दौरान न्यू ओपनिंग अकाउंट्स होते हैं वो मतलब जब ब्लॉक होते हैं वो भी हमने देख लिया। सेक्शन 3 की भी टाइप्स हमने देखी कि एक तो सेक्शन 3 में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी होती है, ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा लिंक अकाउंट का सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया, लिंक अकाउंट नहीं किया अभी हमने, ऐसे ही है ना? जी, लिंक अकाउंट हमने नहीं किया। हाँ जी, बस यही Yeah. एक टॉपिक रह गया है। बाकी ड्रॉप शिपिंग वायलेशन भी हमने कर लिया है, और बाकी सारी मतलब हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। बस एक हमारा लिंक अकाउंट यानी कि रिलेटेड अकाउंट का टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर एक सेशन हम इस तरह का रख लेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप सारे क्वेश्चंस अपने नोट कर लीजिएगा ओवरऑल, तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। वापस